दोस्तों नमस्कार। देश में राजनीतिक चर्चा उबाल पे है और सबके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार पलटी मार, आखिर ये पलटी मार की जो उनको उपाधि दी गई है वो केवल नीतीश कुमार पे ही क्यों लागू होता है। दोस्तों, क्या पहली बार नीतीश कुमार ने किसी दल को बदल कर दूसरे ग्रुप में शामिल हुए हैं? इससे पहले वो 9 बार 8 बार बदल चुके हैं। 9वीं बार अगर उन्होंने दल बदल लिया तो ऐसा कौन सा हंगामा हो गया, कौन सा कहर ढा दिया उन्होंने? ये तो उनका स्वभाव है। लेकिन ये दोस्तों आपको हैरानी होगी कि मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार की इसमें कोई गलती नहीं है। नीतीश कुमार आज से नहीं लगभग 30 साल से देश में राजनीति कर रहे हैं और अच्छे अच्छे दलों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। क्या ये दल नहीं जानते नीतीश कुमार का जो नेचर है, जो उनकी फितरत है कि वो ज़्यादा दिन किसी के साथ नहीं रहते। दोस्तों, 8 बार वो पलटी मार चुके हैं। उसमें कांग्रेस के साथ भी उनका गठबंधन रहा, आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ भी उनका संपर्क रहा, यानी उनके बेटे तेजस्वी यादव के साथ में भी वो मिलकर सरकार चला चुके हैं। लेकिन दोष अब सब लोग केवल नीतीश कुमार को क्यों दे रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी उनकी फितरत को नहीं जानते, या पहली बार नीतीश कुमार ने ऐसा किया? लेकिन इसके बावजूद पीएम नीतीश कुमार को अपने साथ लेने के लिए पिछले 2 डेढ़ साल से तरकीबें चल रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं कि किसी तरीके से नीतीश कुमार उनके साथ आ मिलें, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का अपना जलवा कायम रहता है। पिछले आम चुनाव में इस बात से वो साबित कर चुके हैं कि जब उन्होंने 40 में से 39 सीट बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन ने ली थी। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि बिना नीतीश के बिहार को जीतना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो जानते हैं कि 15-16% नीतीश कुमार के नाम पर वोट आता है। अगर बीजेपी अपना जोर शोर लगा लेगी, केंद्रीय एजेंसियों को सक्रिय करके भी वो बिहार में 40 सीटों में इतनी सीटें नहीं ला सकती है। इसीलिए वो प्रधानमंत्री मोदी, जिनका पूरे विश्व में डंका बजता है, पूरे देश में उनका ये इतिहास बन गया है कि वो जिस पार्टी को छू लेते हैं उसको वो गर्त में मिलाकर रखते हैं। और ऐसा वो नीतीश कुमार के साथ भी कर चुके हैं। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने किसी पार्टी को तोड़ा, या वो तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और शाह जांच एजेंसियों के सहारे कई पार्टियों को तोड़ चुके हैं। मसलन शिवसेना को देख लीजिए, एनसीपी को देख लीजिए, यहाँ तक कि उनके घटक दल एलजेपी यानी रामविलास पासवान की पार्टी को भी वो तोड़ चुके हैं। इसके बावजूद रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान उनको अपना राम मानते हैं, वो खुद को अपना हनुमान समझते हैं। लेकिन हनुमान को भी उन्होंने बख्शा नहीं है। उन्होंने लोजपा के भी 2 दड़े करवा दिए। इसमें नीतीश कुमार का भी हाथ था। 2020 में जब चुनाव हो रहे थे तो नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ में उनका गठबंधन था, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने ऐसा नरक मचा दिया कि बिहार में गली गली में घूमकर उन्होंने ये संदेश दे दिया कि बीजेपी से बैर नहीं, लेकिन नीतीश तेरी खैर नहीं। इस सब चीज़ों को लेकर उन्होंने पूरे बिहार में जो चुनाव प्रचार किया, उनके हालात इतने बद से बदतर कर दिए कि कहाँ वो 60-70 सीट से ऊपर पाने वाले जेडीयू 45 पे आकर सिमट गई। ये बहुत बड़ा आघात था। और चुनाव में जहाँ बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रहती थी, अब वो बड़े भाई की भूमिका में आ गई। यानी वो 45 सीट जेडीयू को मिलती है और भाजपा को मिलती हैं 78 सीट, और
आरजेडी को मिलती हैं 79 सीट्स। आरजेडी का नेतृत्व कर रहे थे लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव। उन्होंने ये साबित कर दिया कि भाजपा तो क्या, जेडीयू और भाजपा मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने युवा शक्ति को अपनी तरफ मोड़ने में बहुत भारी सफलता प्राप्त की। और लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को इतनी कड़ी टक्कर देकर वहाँ पर वो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा देंगे। इनके साथ में कांग्रेस हमेशा साथ में रही और वहाँ पर सीटें भले कम पाई, लेकिन जो रुतबा कायम हुआ आरजेडी का और कांग्रेस से मिलकर, वो सरकार को चलाने के लिए, सरकार को हिलाने के लिए काफ़ी था। यहाँ तक कि नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार ने 2020 में सरकार बनाने के बाद भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई और 2 साल बाद ही उन्होंने भाजपा का हाथ झटक कर एक बार फिर महागठबंधन की ओर चले गए। दोस्तों, ये इनकी फितरत रही। 2000 से लेकर अब तक वो कई बार 9 बार पलटी मार चुके हैं। दोस्तों, हमें ये नहीं समझ में आता कि पलटी मार नीतीश कुमार हैं कि मोदी हैं कि शाह हैं। उन्होंने अपने फायदे के लिए नीतीश कुमार को के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि नीतीश कुमार है तो भाजपा का बिहार में कोई भी जादू चलने वाला नहीं है। यही वजह है कि मोदी और शाह मिलकर पिछले 1.5 साल से ऐसी साजिशें रच रहे हैं जिससे कि नीतीश कुमार वापस आकर एनडीए में शामिल हो जाएं और आखिर वो अपनी साजिश में कामयाब होते हैं और नीतीश कुमार 1.5 साल बाद फिर से एक बार भाजपा के दामन में जा समाते हैं और मोदी जी के दरबार में हाजिर हो गए। दोस्तों, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी शाह हर किसी पार्टी को तोड़ने के लिए जिस तरीके से सरकारी जांच एजेंसियों का प्रयोग करते हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को परेशान करने के लिए उनके जो साथी आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव एंड कंपनी के खिलाफ में जांच एजेंसियों को फिर से लगाया, लेकिन इसका भी असर नीतीश पे नहीं दिखा। लेकिन अंततः नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी बचाने के लिए, अपने दल को बचाए रखने के लिए एक बार फिर से एनडीए का हाथ पकड़ लिया। एनडीए तो मजबूत होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाले 2 महीने के बाद जो चुनाव हैं उसमें संभल होगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि अगले साल बिहार विधानसभा का जब चुनाव होगा तो नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार दोनों का ही कैरियर दांव पे लगा हुआ है। दोस्तों, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपनी नीयत और फितरत से सबको दंग किया है, उसी तरीके से ये पहले नेता नहीं हैं जो कि राजनीतिक मंशा पूरी करने के लिए दल बदल में आए हैं। कांग्रेस को देख लीजिए, कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने अपने फायदे के लिए पार्टी के साथ धोखा किया, जैसे कि कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री और माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में सबसे पहले कांग्रेस को धोखा देते हुए कोरोना पीरियड में मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया और बीजेपी से हाथ मिलाकर उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनवा दी। वैसे तो सिंधिया राजघराने का जो रिकॉर्ड है वो हमेशा गद्दारों सा ही रहा है। ज्योतिरादित्य पहली बार नहीं ऐसे किए, उनके घराने में बहुत से लोग हैं जो कि ऐसा करते रहे। विजय राजे सिंधिया जो पहले कांग्रेस में थी लेकिन बाद में वो भाजपा में आई, संघ की संरचना में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा सिंधिया दोनों ही पार्टियां बदलने में सभी लोग माहिर रहे। यहाँ तक कि माधवराव सिंधिया जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी थे, उन्होंने भी कांग्रेस से एक बार अलग होकर पार्टी की स्थापना की और बाद में वो कुछ समय बाद ही वो वापस कांग्रेस में चले गए।
उनकी अचानक दुर्घटना में मौत होने के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया को डायरेक्ट सांसद बनवाने में कांग्रेस ने अहम भूमिका अपनाई और जब कांग्रेस की सरकार रही तो उसमें उनको केंद्रीय मंत्री का भी दर्जा मिला। ऐसे में भी जब विजय ज्योतिरादित्य सिंधिया पाला बदलते हैं तो उस समय वो कहते हैं कि कांग्रेस में उनका भविष्य काफ़ी धुंधला था, अस्पष्ट था। अब दोस्तों ये नहीं समझ में आता कि 10 साल के अंदर उनको सांसद से केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, उसके बावजूद उनको ये लगने लगा कि उनका भविष्य यहाँ पर संकट में है। आज जो भाजपा में शामिल हैं उनकी हैसियत एक सांसद से ज़्यादा नहीं है। एक ऐसा विभाग के मंत्री हैं जिसमें कोई काम नहीं है, वहाँ वो सीधे राहुल, सोनिया और प्रियंका से बात के बराबर बैठ के बात करते थे। आज ये स्थिति है कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उनको महीनों का समय लगता है। ऐसे हैं वो, ये हालात हो गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का। दोस्तों जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस से बैर की और भाजपा में भी वो घुटन महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अगर उनका जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो वो हो सकता है भाजपा से भी या तो बिल्कुल निष्क्रिय कर दिए जाएंगे या फिर उनको कांग्रेस में ही वापस आना पड़ेगा। लेकिन अब ये हालात ऐसे नहीं है कि कांग्रेस ऐसे लोगों को वापस अपने उसमें शामिल करे। अगर करते हैं तो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से नेता कांग्रेस में थे जो कांग्रेस के अंदर ही अंदर रहकर विभीषण का काम करते थे और पार्टी को कमज़ोर करने का काम। पिछले 2-1 साल में देखा जाए तो बहुत सारे नेता भाजपा की तरफ सत्ता मोह में गए, लेकिन उनकी क्या हैसियत है वो आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कि आरपीएन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, जतिन प्रसाद जो सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस शासन में, वो भी मौका पाकर पलटे। बहुत सारे ऐसे नेता थे जो कि भाजपा के समुद्र में जाकर समा गए, अब उनका कोई महत्व नहीं रह गया है। ये ऐसा मौका परस्तों की कहानी है। कांग्रेस को भी अब ये समझना चाहिए कि एक बार वो डायलिसिस कर दे, यानी अपने अंदर पार्टी के अंदर जितने भी ऐसे घर के विभीषण हैं उनको साइड लाइन करके या पार्टी से उनको बाइज्जत सम्मान सहित विदा कर दे। जिस तरीके से नए लोग आकर कांग्रेस में अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, लेकिन ये पेंशनर कांग्रेसी नेता जो केवल ऐश आराम की ज़िंदगी पाने के लिए राज्यसभा में जाने के लिए हमेशा बेकरार रहते हैं, ऐसे नेताओं से कांग्रेस को भी मुक्ति ले लेना चाहिए। दोस्तों जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को जेडीयू को बचाने के लिए, कहते वो यही हैं कि हमारे जेडीयू को तोड़ने के लिए 1 नहीं 2 बार प्रयास किया गया। पहली बार तो उनके एक नेता, दिग्गज नेता जो नीतीश कुमार के बाद सेकंड नंबर पे आते थे, उनको उन्होंने आरसीपी सिंह जो राज्यसभा के सदस्य थे, बिना नीतीश कुमार की मंजूरी के मोदी सरकार में मंत्री बना दिया और बाद में ही उनको इतना आश्वासन दिया कि तुम बिहार की राजनीति को थोड़ा सा अपने तरीके से होल्ड करो, हम तुम्हें वहाँ सीएम पद पे बना देंगे। ये तो नीतीश कुमार की थोड़ी सावधानी से रही कि उन्होंने समय रहते हुए आरसीपी सिंह को पकड़ की साजिश को पहचान लिया और अपनी पार्टी को टूटने से बचा लिया। आरसीपी सिंह अब उनकी हालत बिल्कुल वही हो गई है जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ऐसे बहुत सारे नेता हो गए हैं। शिवसेना को भी भाजपा ने, मोदी शाह ने मिलकर 2 टुकड़े कर दिए। उसका कारण ये था कि 2019 में जब चुनाव हुए उस समय भाजपा और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़े थे और अच्छी खासी प्रचंड बहुमत की सरकार बनती, लेकिन सत्ता का मोह दोस्ती को भी नहीं बख्शता। भाजपा अपने फैसले पर अड़ी रही कि सीएम अब की बार हमारी पार्टी का होगा और शिवसेना इस बात पे अड़ गई कि इस बार हमारी पार्टी का सीएम होगा। और बात इतनी बढ़ी कि 25-30 साल पुराना
भाजपा और शिवसेना का नाता टूट गया और महाविकास आघाड़ी ने मिलकर, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। भाजपा इस बात को लेकर अंदर ही अंदर तिलमिला रही थी कि किसी तरीके से इस सरकार को गिराया जाए, और वो सफलता उनको 2022 में मिली। उन्होंने शिवसेना के ही एक नेता एकनाथ शिंदे को बरगला कर या बहला कर या उनको अपने विश्वास में लेकर पार्टी तोड़ने पे मजबूर कर दिया, और उनके साथ लगभग 3 दर्जन विधायक और 15 लगभग 1 दर्जन सांसद साथ में आए और शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। भाजपा के सहयोग पर ही शिवसेना शिंदे गुट को असली शिवसेना घोषित करवा दिया गया। ये सब चुनाव आयोग ने मोदी शाह के इशारे पे किया, और जो असली शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, वो आज 2nd नंबर की पार्टी बन गई है। उसको भी नए चुनाव चिन्ह लेने पड़े, झंडा भी उनको बदलना पड़ा, जबकि शिंदे गुट को जो शिवसेना का लोगो और ध्वज दिया गया वो भी चुनाव आयोग की सिफारिश पर ये सब किया गया। दोस्तों, इसी तर्ज पर एनसीपी, शरद पवार की पार्टी को भी तोड़ा गया, उनके भतीजे को भी भाजपा सरकार में शामिल किया गया, और शिवसेना की तर्ज पर वहाँ पे भी एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए। और शरद पवार जैसे राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नेता को इस बात की खबर भी नहीं हुई कि उनकी पार्टी में इतनी बड़ी सेंध लगने जा रही है। दोस्तों, इस तरीके से भाजपा ने बहुत कोशिश की। एलजेपी का बिहार की जो दूसरी क्षेत्रीय दल था, लोक जनशक्ति पार्टी, उसको भी 2 टुकड़े कराने में भाजपा ने पूरी साजिश करके उनके परिवार को तोड़ा। यानी रामविलास पासवान की पार्टी को, जो कि उनकी सरकार में मंत्री थे, उनको भी धोखा देते हुए उनके लड़के की जो पार्टी बची थी, वो उसको भी चाचा भतीजे में टकरार करके उनकी पार्टी को भी 2 फाड़ करा दिए। तो दोस्तों, ये कहना कि नीतीश कुमार पलटी मार हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उससे बड़े बड़े पलटी मार तो देश में राज कर रहे हैं। ऐसा कोई भी, भाजपा का तो एक ही सिद्धांत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये जो कहावत है भाजपा पे इसमें बड़ी सटीक बैठ रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप निष्पक्ष, निडर और निर्भीक पत्रकारिता या खबरों से रूबरू होना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को, नेक्सन न्यूज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक लोगों के बीच में भेजकर हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा दें। नमस्कार।